बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबाब ज़िवकार, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इस्माइल सरवर्दी और प्रोग्राम है काम की बात। और ये 8वां एपिसोड है ईएफएस का। ये याद रखिएगा, 8वां एपिसोड, क्योंकि इससे पहले 7 रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो जब सुनना शुरू करते हैं तो वो बार बार फिर ऐसा रेपिटेशन आ जाती है। कभी पहला लगाया, तीसरा लगाया, फिर पहला आ जाता है। तो ये 8वां एपिसोड है। इसमें हम सवालात के जवाबात देंगे। एक मेरे पास सवाल ये आया था कि क्या हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वो सवालात हैं जो जिनका जवाब मैं पहले किसी एपिसोड में दे चुका हूँ। सवालात आते रहते हैं, मैं भी जवाब देता रहता हूँ, लेकिन समझ लें कि हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। जो सवालात आए हैं, शायद उन दोस्तों ने वो एपिसोड ना सुने हों। तो सवाल ये था कि क्या हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, ये है ही ऑनलाइन सिस्टम, मगर इसमें पहले हमें मैनुअल अप्रूवल लेनी है कस्टम से। हम मुतलका कलेक्ट्रेट के पास अप्लाई करेंगे और वहां से मैनुअल अप्रूवल लेंगे। मैनुअल अप्रूवल का ये फायदा होता है, जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, कोई गलती निकल आई, तो कलेक्टर के पास ये पावर है कि वो उसको रिजेक्ट करे और उसको वापस भेजे। तो कलेक्टर के पास जब ये पावर है, उसने जब रिजेक्ट करना है तो वो वापस होते 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 आपके पास एक हफ्ते बाद पहुंचेगी। लिहाजा इसका सबसे अच्छा हल यही है, और हर कलेक्ट्रेट ने इसी को अडॉप्ट किया है। पहले हम मैनुअल फाइल करते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर उसमें जो प्रोसेस है उसका अगर विजिट करना है, सारा करने के बाद वो मैनुअली अप्रूव करते हैं। जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद फिर जो है वो हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। फिर साथ मैनुअल फाइल चलती है, वो देखते हैं कि हाँ, इस पे प्रोसेस पहले हो चुका है, अप्रूवल हो चुकी है। लिहाजा वो 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप हल करते करते वो लाइसेंस आपको ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है, और फिर ये ऑनलाइन ही ऑपरेट होगा। और एक और मैं आपको काम की बात बताता चलूं, वो ये है कि आप जो भी डील कर रहे हैं, आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी कॉपी जो है वो कलेक्टर के पास रिपोर्टिंग हो रही है। आप किसी पार्टी से सौदा करते हैं, वो आपको इनवाइस इशू करती है, वो आपसे एनओसी लेती है। ये सारे इसकी जो ऑपरेशन है उसकी रिपोर्टिंग कलेक्टर के पास भी हो रही होती है। ये इस तरह का सिस्टम है। बहरहाल ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। और एक सवाल ये आया था कि एनआरसी सर्टिफिकेट क्या है, इस पर रोशनी डालें। देखें, हुकूमत ने जब हमें टैक्स की छूट देनी है तो उसने चेक एंड बैलेंस भी रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग सही काम कर रहे हों। कुछ ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ इस काम के लिए आते हैं कि हम टैक्स चोरी कर सकें, उनको भी हुकूमत ने वॉच करना, उन पे भी नज़र रखनी है। अच्छों के साथ साथ दूसरे लोग भी साथ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस सर्टिफिकेट जो है बेसिकली ये उस माल का चेक एंड बैलेंस है कि अगर आपने 1 मीटर कपड़ा मंगवाया, उसमें से कितना कंज्यूम हुआ, कितनी वेस्टेज आई, और जो वेस्टेज है उस पे भी आपको ड्यूटी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। पहले उस पे सिर्फ सेल टैक्स होता था, लेकिन अब नया नोटिफिकेशन जो आया उसमें ये है कि इसमें आपको कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स वो पे करना पड़ेगा। वो जो उसका एचएस कोड होगा वो वेस्टेज वाला होगा। तो एनालिसिस सर्टिफिकेट जो है, हर इंपोर्ट से पहले, परचेज से पहले आपने एनालिसिस सर्टिफिकेट लेना है। वो भी कस्टम कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम ही देती है, और उसमें एनालिसिस किया जाता है कि 1 मीटर कपड़े में से कितना कंज्यूम हुआ, कितनी वेस्टेज हुई। अगर वो 1 मीटर था तो कितना था, अगर उसको 1 केजी का तस्वर किया जाए तो कितना इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से वो सारा करने के बाद एट द एंड उन्होंने आप को क्रॉस चेक भी करना है, और आपका वो तरीकाकार भी देखना है, आपकी प्रोडक्शन जो है। फॉर एग्जांपल, पहले ये होता था, ऐसा भी होता रहा है, केसेस पकड़े गए हैं कि वेस्टेज 2% आ रही है, लेकिन उन्होंने एनालिसिस सर्टिफिकेट में शो कर दिया कि जी मेरी वेस्टेज 10% है। अब 2% वेस्टेज या 10 ले ली है, जो 8% है वो मार्केट में बेच दिया। ये सारी बातें होती हैं। इनको एनालिसिस करने के बाद ही ये सारा प्रोसेस या प्रोसीजर जो है वो सामने आया है। तो लिहाजा एनालिसिस सर्टिफिकेट जो है वो इंपोर्ट से पहले, अगर आपने एनालिसिस सर्टिफिकेट रॉ मटेरियल का अगर एनालिसिस सर्टिफिकेट लिया है तो जीडी फाइल होगी, अदरवाइज आपकी जीडी फाइल नहीं होगी, क्योंकि एनालिसिस सर्टिफिकेट लेंगे तो वो एचएस कोड लाइसेंस में ऐड होगा। बाद पार्टियां क्या करती हैं कि वो शुरू में कहती हैं कि जी 500 एचएस कोड दे दें। आप 500 की बजाय 5000 भी दे दें, वो लाइसेंस में दर्ज नहीं होंगे।
दर्ज वही होगा जिसका आप एनालिसिस सर्टिफिकेट लेंगे, नंबर एक। नंबर दो यह है कि वो एनालिसिस सर्टिफिकेट भी दो किस्म का है। एक तो वो है जो कलेक्ट्रेट ने इशू करना है या IUCO लाहौर ने इशू करना है। दूसरा एनालिसिस सर्टिफिकेट जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कोई लोहे की कोई चीज़ आ गई है, कोई मैकेनिकल चीज़ आ गई है, तो या कोई रॉ मटीरियल ऐसा है टेक्निकल है, फॉर एग्जांपल स्टील शीट आ गई है, स्टील रॉड आ गए हैं, उसका एनालिसिस सर्टिफिकेट जो है वो EDB एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड वो इशू करता है इस्लामाबाद से। लिहाजा आपको इस चीज़ में मुहतात रहना पड़ेगा और कोशिश कीजिए कि जो एक्चुअल वेस्टेज है वही आप निकालें। गोया एनालिसिस सर्टिफिकेट एक पेपर है, एक अप्रूवल है कि आपने जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया उसमें से इतना आप कंज्यूम करेंगे, इतनी वेस्टेज शो करेंगे। साल के बाद जब रिकनसाइल होगा, 2 4 5 साल के बाद जब आपका ऑडिट होगा, तो वो एनालिसिस सर्टिफिकेट के मुताबिक ही कंसीडर किया जाएगा कि आपने इतना इंपोर्ट किया था, इतनी वेस्टेज थी, और उस वेस्टेज पे भी ड्यूटी टैक्सेस दें। तो लिहाजा एनालिसिस सर्टिफिकेट बड़ी अहम चीज़ है, इसके ऊपर निगाह रखिएगा। एक सवाल ये आया था कि अगर कोई माल इंपोर्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, अब उसने माल एक्सपोर्ट भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इंपोर्टेड माल कुछ बच गया है, तो उसका क्या करें? तो इस SRO की बड़ी खूबसूरत ये बात है कि इसमें एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि जो माल बच गया है उसको वापस भेजिए। ये ऑप्शन के बाद आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। जो माल आपका एक्सपोर्ट करने के बाद रॉ मटेरियल बच गया, आप उसी पार्टी को वापस भेज सकते हैं, नंबर एक। अदरवाइज आप उसको बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी दूसरे ऐसे शख्स के पास जिसके पास इदारे के पास जिसके पास EFS है, आप माल उसको ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, इतला देनी पड़ेगी। ऑनलाइन पहले मैनुअल अप्लाई करेंगे, फिर वही ऑनलाइन भी होगा। उसे कहते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। उसके पास भी EFS होना चाहिए, आपके पास भी EFS का माल है, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा हल ये है कि फिर उसको आप लोकल मार्केट में बेच दें। लोकल मार्केट में बेचेंगे तो आपको उस माल के ड्यूटी टैक्सेस और कुछ दीगर चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे। लिहाजा इसका हल, सबसे अच्छा हल तो यही कि माल उसी को वापस भेज दिया जाए। एक सवाल ये आया था कि क्या कैटेगरी तब्दील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएं, अपनी एक्सपोर्ट बेहतर बनाएं। फॉर एग्जांपल जो 60% से कम एक्सपोर्ट करते हैं वो 60% से ज़्यादा करना शुरू कर दें। जो किराए की जगह पर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपनी जगह खरीद के करनी शुरू कर दें, तो वो उससे आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। फिर वो इंश्योरेंस गारंटी और बैंक गारंटी के चक्कर में से निकल आएंगे। और फिर क्या सवाल ये भी बार-बार पूछा जाता है कि क्या हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल ज़ीरो रेटेड ले सकते हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उस माल को EFS में कंसीडर नहीं किया जाएगा। उस माल में आपको सेल टैक्स ज़ीरो रेटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब वो रजिस्टर्ड होगा, देन वो आपको सेल कर सकता है और वो अपनी ज़ीरो रेटेड इनवॉइस आपको इश्यू करेगा। अदरवाइज तो वो इनवॉइस ही नहीं इशू कर सकता, ज़ीरो रेटेड तो बहुत दूर की बात है, वो तो इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकता। इसी तरह एक सवाल ये भी आया कि क्या जो माल बच गया है, हम वो अनरजिस्टर्ड को सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अनरजिस्टर्ड को सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके ड्यूटी, टैक्सेस और सारा कुछ आप पे करेंगे। उसके बाद आप माल वो जहाँ मर्ज़ी सेल करें, आप कर सकते हैं। लेकिन जो असल रास्ता, जिस काम के लिए आपको लाइसेंस दिया गया, कोशिश कीजिए उसके अंदर रह के ही हम चलें। और एक अगला सवाल, एक बहुत ज़बरदस्त सवाल ये भी था। ये बड़ा बारीक, बड़ा दिलचस्प और बड़ा सोचने वाला सवाल है। इसका जवाब अभी आया नहीं, आ जाएगा, क्योंकि जब इदारे बनते हैं, जब कवानीन बनते हैं, जब वो अप्लाई होते हैं, फिर उसमें जो मसाइल आते हैं, फीडबैक आता है, फिर उसके ऊपर हल निकाले जाते हैं। तो इसका भी हल ऐसे निकलेगा। हल ये है कि जो आम हो रहा है कि एक शख्स, एक इदारा किसी पार्टी से माल खरीदता, फैब्रिक खरीदता है। अब आज उसने 1 जनवरी को माल खरीदा और उसने 10 जनवरी तक, 15 जनवरी तक वो एक्सपोर्ट करना है। तो वो अपना फैब्रिक खरीदने के बाद उसकी डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग सब कुछ करने के बाद जब 15 तारीख को एक्सपोर्ट करने के लिए जाता है, तो पता चलता है कि आपके स्टॉक में तो ये माल था ही नहीं, इसकी तो EFS में एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि जिससे आपने खरीदा है उसने अभी तक आपकी सेल टैक्स इनवॉइस नहीं काटी, उसने ज़ीरो रेटेड आपको इनवॉइस जारी नहीं की। आम तौर पे इदारे क्या करते हैं कि 30 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, फिर 1 से लेके 15 तक जो हुकूमत की तरफ से
सेल टैक्स की तरफ से टाइम दिया गया है उसमें वो अपनी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, मगर सिर्फ रिटर्न प्रिपेयर नहीं करते बल्कि उसमें फिर वो सेल टैक्स इनवाइस भी उस वक्त काटते हैं। माल सेल किया था 1 दिसंबर को और 31 दिसंबर तक इंतजार करेंगे। अब 15 जनवरी तक सेल टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, इस दौरान वो सेल टैक्स इनवाइस काटेंगे। मगर वो बेचारा जिसने माल खरीदा है 1 दिसंबर को, उसने 15 दिसंबर तक एक्सपोर्ट करना है, तो उसका तो ये फस में नाम ही नहीं आ रहा। एक तो ये मैं इदारों को बताता चलूँ, जो लोग इनवाइस इकट्ठी काटते हैं, पूरा महीने की एक ही दफ़ा काटते हैं, उन्हें ये चाहिए कि जैसे ही माल सेल करें फौरी तौर पर उसकी इनवाइस काटें। आप इनवाइस काटेंगे तो आपका माल जो है वो ईएफएस होल्डर के खाते में लिखा जाएगा। अदरवाइज वो ये लोकल मार्केट में, ये लोकल परचेज में प्रॉब्लम आ रहा है। उस वक्त तक वो माल आपके अकाउंट में ईएफएस में नहीं आएगा जब तक वो इनवाइस काटे। लिहाजा आप खरीदते वक्त भी उसको इस चीज़ का पाबंद करें कि भाई इसकी इनवाइस अभी काटनी है, क्योंकि वो अभी इनवाइस काटेगा देन आपके ईएफएस में वो माल ट्रांसफर होगा। अदरवाइज आप समझ लें कि आपने बाहर से लेके ईएफएस में निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंसीडर नहीं होगा। नंबर एक। दूसरा प्रॉब्लम वैल्यू का भी आ रहा था, जो अभी तक हल नहीं हुआ। वैल्यू का प्रॉब्लम ये आ रहा था, आपने $1 का माल खरीदा, कराची जब पहुंचा कस्टम क्लियरेंस में उसकी रूलिंग जो है वो $3 की है। आपने $3 लगवाया कि मैंने कौन सा ड्यूटी टैक्स पे करने, मतलब 6 लगा दो। उन्होंने कस्टम वालों ने $3 की रूलिंग लगा के माल क्लियर कर दिया। जब आप घर लेके आए, $1 आपकी परचेज थी, $1 आपके एक्सपेंसेस आए, 50 सेंट आपने अपना प्रॉफिट डाला। 2.5 की इनवाइस बना के जब आप एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो कंप्यूटर वो रोक देगा कि जनाब आपने $3 पर केजी तो हमसे क्लियर करवाया है, तो $2.5 में कैसे जा सकता है, वैल्यू एडिशन कहाँ गई और ये वैल्यू कम कैसे हो गई। ये प्रॉब्लम अभी आ रहा है, इसका लेटर भी लिखे गए हैं, लोगों ने इन्फॉर्म भी किया है। अनकरीब इसका हल निकल आएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एसआरओ है, पूरा नेटवर्क इसका बनाया गया है, बहुत से इदारे इसमें शामिल किए गए हैं। लिहाजा ये थोड़े से मसाइल आएंगे। और दिलचस्प और खुश आइंद बात यह है कि जो हमारी टीम है ईएफएस होल्ड कर रही है, पीएसडब्ल्यू जो है, वो टीम इतनी कोऑपरेटिव है कि आप ईमेल करें तो फौरन जवाब भी आएगा, आप फ़ोन करें तो आपको मसले का हल बताएंगे और उस वक्त तक आपसे इन टच रहेंगे जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। तो अबाब दीपकार, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है एपिसोड का, लंबा एपिसोड हो तो बोरियत भी होती है और अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। लिहाजा मैं कोशिश करता होता हूँ कि इसको ज़रा मुख्तसर रखा जाए। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में आपके बाकी सवालों के जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिए।